कराची में इस वक्त अवाम परेशान है। बिल्डर्स ने अपने तमाम ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया है और एहतजाज कर रहे हैं। जो अवाम घर और फ्लैट्स ले चुके हैं वो परेशान हैं कि कहीं उनकी बिल्डिंग का हाल भी नस्ला टावर वाला ना हो। जो नया घर या फ्लैट लेना चाहते हैं वो परेशान हैं कि कैसे पता चले कि जिस बिल्डिंग में वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं उसे बाद में गिरा नहीं दिया जाएगा। कराची में आज नस्ला टावर के बाहर एक पुरतशद्दुद सूरत हाल देखने में आई। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की कॉल पर होने वाले एहतजाज में पुलिस, रेंजर्स और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने नस्ला टावर को गिराने का काम रुकवाने और शहर की मसरूफ तरीन सड़क शारा फैसल पर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। एहतजाज के बाइस थोड़ी देर के लिए नस्ला टावर को गिराने का काम भी रुका, मगर उस सब के बावजूद इस वक्त भी हेवी मशीनरी और सैकड़ों मजदूरों के जरिए नस्ला टावर को गिराने का काम जारी है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं। इससे कबल आज सुबह नस्ला टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दोबारा समाअत हुई तो चीफ जस्टिस नस्ला टावर को गिराने में सुस्त रवि पर बरहम नजर आए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये बिल्डिंग नीचे से गिराने का क्या तरीका होता है, कब तक इमारत को गिराने का अमल मुकम्मल होगा। कमिश्नर कराची ने जब ये कहा कि कोई टाइम नहीं दे सकते हैं, बिल्डिंग गिराने का अमल जारी है, 200 लोग काम कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 400 लोग लगाएं और इमारत को गिराकर एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। समाअत के दौरान जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने रोस्ट्रम पर आकर बात करने की कोशिश की तो उन्हें सख्त अदालती रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप कौन हैं, आपको क्या दिलचस्पी है इस इमारत में। तो हाफिज नईम उर रहमान ने अपना तारुफ कराते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं नस्ला टावर के मुतासरीन के मुआवजे के मामले पर बात करना चाहता हूँ। सर, मकीनों को मुआवजा दिलाए बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत को मुआवजा देने का हुक्म दीजिए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुआवजे का हुक्म दे चुके हैं, यहाँ कोई सियासत नहीं चलेगी, आप यहाँ से जाएं वरना तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देंगे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि आपने सुना नहीं माई लॉर्ड ने क्या कहा है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट रूम में किसी को सियासत की इजाजत नहीं है, आप कोर्ट रूम से चले जाएं। दौरान समाअत तिजोरी हाइट्स केस में बिल्डर्स के वकील ने अदालत को बताया कि तिजोरी हाइट्स गिरा दिया गया है, मुआवजे की अदायगी के हवाले से भी काम हो रहा है, मलबा हटाने के लिए मोहलत दी जाए तो अदालत ने मजीद मोहलत देते हुए इस केस की भी समाअत मुलतवी कर दी। इसके अलावा मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियों के मामले की भी आज समाअत हुई। अदालत में मौजूद सेक्रेटरी दिफा से अदालत ने पूछा कि आपके पास तहरीरी रिपोर्ट है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, शादी हॉल्स बना दिए, सिनेमा बना दिया, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी। सेक्रेटरी दिफा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, हमने फैसला कर लिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि ये आप क्या कह रहे हैं, जो किया है वो सब खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इस्लामाबाद बैठे होते हैं, आपको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, आप तमाम फौजी छावनियों में जाएं और बताएं ज़मीन सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। मसरूर बेस, किमाड़ी और फैसल बेस सब कमर्शियल किया हुआ है। साइन बोर्ड हटाने का कहा तो उसके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई। इस केस की मज़ीद समाअत अब 30 नवंबर यानी मंगल को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद रजिस्ट्री में होगी, जहां सेक्रेटरी दिफा से तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। इससे कबल बुध को इस केस की समाअत के दौरान डायरेक्टर मिलिट्री लैंड से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा था कि DHA फेज़ 1 में क्या बना रहे हैं आप लोग, क्या कोई बिल्डिंग बन रही है, आप लोगों का तरीका यही है, लंबी दीवार बना दो फिर अंदर क्या होता रहे कुछ पता नहीं चलता। फैसल कंटोनमेंट में क्या हो रहा है, कमर्शियल प्लाजा बना दिया, शादी हॉल्स बना दिए, COD में शादी हॉल्स भी चल रहे हैं और सिनेमा भी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि दिफाई इदारों का ये काम नहीं है, मुनाफा बख्श काम शुरू कर दिया है, कारोबारी सरगर्मियां और सिनेमा चलाना ये आपका काम तो नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नेवी वाले भी यही कर रहे हैं, गिजरी में हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, स्ट्रेटेजिक जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं, कल मसरूर बेस पर भी सोसाइटी बना देंगे, मलिक कैंट भी बांट दिया है और बाकी भी बांट देंगे। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से कहा कि एडवोकेट जनरल साहिब ये तो मुकम्मल कोलैप्स है, कंटोनमेंट लैंड का मामला तो बहुत ख़राब हो गया है। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ नस्ला टावर को अदालती हुक्म पर गिराया जा रहा है। अहम बात यह भी है कि माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में रिहाइशगाह और इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स को कई बेज़ाब्तियों के बावजूद रेगुलराइज किया जा चुका है। ग्रैंड हयात अपार्टमेंट्स में भी वज़ीर आज़म इमरान खान, मुतादिद ब्रोकर्स और साबिक जज समेत मुतादिद बासर शख्सियात के अपार्टमेंट्स हैं। जबकि हाल ही में पंजाब हुकूमत ने 600 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज कराने के लिए एक कमीशन बनाया है, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अजमत सईद शेख कर रहे हैं। जबकि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून की मिसाल देते रहते हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, क्योंकि कमज़ोर तो बेचारा वैसे ही उसको तो कानून की इसलिए ज़रूरत होती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकतवर से। लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है, वो समझता है उसके लिए
प्रिविलेजेस होनी चाहिए। वो डाके भी मारे तो उसको कानून को पकड़ना नहीं चाहिए। और बनाना रिपब्लिक वो होती है जिधर वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलहदा कानून रखता है और कमजोर के लिए दूसरा रखता है। सबके दौरान कराची के बिल्डर्स का मौक़िफ़ है कि वो इस मामले में गैर यकीनी का शिकार हैं। वो कैसे यकीनी बनाएं कि उनके प्रोजेक्ट्स कानूनी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहसिन शेख खानी, जबकि सूबाई वजीर सईद गनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, आपकी जो ज़ाती पोजीशन है वो तो सबको पता ही है। आप अदालत में भी उसका इजहार कर चुके हैं, असेंबली के फ्लोर पर भी इसका इजहार कर चुके हैं कि इस तरीके से इमारतें गिराई जाएँ। आप ज़ाती तौर पर उसके खिलाफ हैं, आप वजारत छोड़ देंगे बजाय इसके कि ये काम करें। मगर आज जब वो पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, लाठीचार्ज हो गया। जो वहाँ के मकीन हैं, अदालत ने हुक्म दिया कि उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। वो कह रहे हैं ना हुकूमत ने हमसे रब्ता किया, ना किसी और ने किया। अब ये काम हो गया है तो ना मकीनों को कोई पूछ रहा है, बिल्डर्स एहतजाज कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है हुकूमत। क्या कर रहे हैं? देखिए शाहजेब, ये जो आज वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मज़म्मत है और नहीं होना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक से जब ये सारी कार्रवाई हुई तो उस वक्त हम सिंध असेंबली के इजलास में थे और सिंध असेंबली में जेमस की वजह से मोबाइल फोन भी काम नहीं करते हैं, तो हमें शायद बर वक्त पता नहीं चल सका कि ये सारी चीज़ हुई हैं। हम बाहर निकले, मैंने वहाँ DIG से रब्ता किया और उसकी सारी तफसीलात पूछी। और बहरहाल मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जितना बड़ा ये वाक़या हो रहा है उसके जो मुतासरीन हैं, कम से कम अगर उनको उनके घर नहीं बचा पा रहे हैं तो उनको एहतजाज से तो हम ना रोकें। तो ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा कि अगर इसमें किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और सर साहब, अब इसका क्या करें कि वो जो 44 खानदान हैं उनकी जो बिल्डिंग है वो तोड़ी जा रही है, खाली कराया जा रहा है और दूसरी मुतादिद बिल्डिंग्स हैं, लोगों में खौफ पैदा हो गया है। बिल्डर्स कह रहे हैं हम काम नहीं करेंगे कराची में अगर इस तरीके से करना है, या तो हमें कोई वन विंडो दी जाए। अब क्या करें इस सारी सूरत हाल का? शायद मैं देखें, मैं बात जो करता हूँ लोग पता नहीं उसको फिर और तरफ ले जाते हैं, शायद साहिबान भी उसको बुरा मनाते हैं। लेकिन उसूली तौर पर जो बात कही है शेखानी साहब ने, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। दूसरा एक मेरा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है, जब मैं सेनेट में भी था, कि हुकूमती इदारे जब कोई खत इशू करते हैं, जब कोई फैसला करते हैं तो लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं। अब अगर आपने हुकूमती इदारों के किए हुए फैसलों को इस तरह से अंडू करना शुरू कर देंगे तो फिर लोग किस चीज पे ट्रस्ट करेंगे? मतलब कौन सा ऐसा टूल होगा, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसकी बिना पर लोगों को ये यकीन हो जाए कि हाँ जी जहाँ मैं पैसे लगा रहा हूँ ये मेरी जगह महफूज रहेगी? वो हो नहीं सकता है। तो मेरा शुरू से ये कहना है, और मैं फिर अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब ये नस्ला टावर की मिसाल ले लें। ऐसे तो हजारों नस्ला टावर शहर के अंदर मौजूद हैं कि जिन्होंने बनाया है, चले अगर मैं कहता हूँ बिल्डर की गलती है, बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स की गलती है, सईद गनी की गलती है, मुराद अली शाह की गलती है, किसी और की गलती है, और भाई पहले उन्हें सजाएं दे देना, आप उनको निशाना बनाए इबरत का, ताकि लोग कोई और ना करें, बजाय इसके कि जो 44 लोग जिनका मैं समझता हूँ कि शायद 1% भी कसूर नहीं है कि उन्होंने जब यहाँ इमारत के अंदर फ्लैट या दुकानें करवाई होंगी तो उन्होंने वो तमाम बिल्डिंग कंट्रोल के जो अप्रूवल है वो देखे होंगे, इनके नक्शों के अप्रूवल देखे होंगे, सारी जो रिक्वायरमेंट होती है किसी कंस्ट्रक्शन की वो उन्होंने देखा होगा कि पूरी होगी तो उन्होंने कर लिया होगा। अब अगर इतने सालों बाद ये सारी चीजें, और ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत बिल्डिंग्स हैं, आबादियां हैं, मैं अर्ज ये करता हूँ, जो मैं बार बार बात करता हूँ, लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि ये आसान काम नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हमने अगर करना है तो इस काम को करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल चाहिए और अरबों रुपए चाहिए आपको इस काम के लिए। उसके बगैर ये नहीं हो सकता है। हमें ये फैसला करना चाहिए कि क्या हम आज जो सूरत हाल शहर की है या सूबे की है, हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी के साथ अपने आप को उलझाना चाहते हैं। अगर तो हमें आगे बढ़ना है तो हमें चीजें को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। हमने करारदाद असेंबली में हम लेकर आए कि जनाब एक कानून बनाया जाए जिसके जरिए इन चीजों को कोई हम प्रोटेक्ट कर सके, कोई रास्ता निकाल सके। मगर पंजाब में ये कानून बन चुका है, यहाँ पर PTI और MK उसकी मुखालफत करती है। हम ये नहीं कहते कि अंधा कानून बनाए और जिसको चाहे आप उसको रेगुलाइज कर दें। हम कमीशन बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बना सकते हैं। वो कमीशन फैसला करेगी कि इनका हमें किस तरह से सॉर्ट आउट करनी चाहिए चीजें, तो एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है बदकिस्मती से ये बहुत गलत है। मोहसिन शेख खानी साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि अगर अदालत के सामने एक चीज़ आती है कि जी इतनी ज़मीन थी जिस पर बिल्डिंग बन सकती थी, मगर इतनी एक्स्ट्रा ज़मीन है जो या तो फुटपाथ होता या फिर सड़क होती, उसके ऊपर भी बिल्डिंग बना दी गई है, तो अदालत हुक्म दे देती है कि जी इस बिल्डिंग को गिरा दो। और ऐसी मुतादिद बिल्डिंग्स हैं, सईद गनी साहब भी कह रहे हैं और आपको भी पता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अब अदालत क्या करे? अगर किसी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में या किसी हुकूमती शख्सियत ने पैसे लेके NOC दिया है, तो फिर पैसे उसको दिए किसने होंगे? क्या बिल्डर ने दिए होंगे या किसी और ने दिए होंगे? क्योंकि जो बेचारे जो आप लोगों से फ्लैट्स लेते हैं वो तो नहीं वेरीफाई कर सकते, और वो तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में किसी सरकारी अफसर को जाके पैसे नहीं देंगे कि जी इस बिल्डिंग को अप्रूव कर दें। पहले तो लगाया हुआ है, उसके बाद
देखिए, इसके लिए जो फैसला है थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसमें लिखा है 780 गज ज़मीन, लीज ज़मीन जो है वो ठीक है, और जो अलॉटमेंट है वो सही नहीं है। मतलब वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने ज़मीन दी है 1180 गज ज़मीन, तो आपको सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जिसने ज़मीन दी है उसको तो बुला के पूछना पड़ेगा ना कि भाई तुमने ये ज़मीन कैसे बेची है 1957 में, आज नहीं 1957 में, और हम बिल्डर ने तो 2012 में ली है। तो आपको तो वेरिफिकेशन 1957 से लेकर पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ था। उसको तो आप उस लेवल पे ले जाएंगे, उसको बुलाएं, वो बताए कि भाई ज़मीन आपने कैसे दी है, ना कि बिल्डर बताएगा। लैंड ओनिंग एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है, और जिन्होंने मास्टर प्लान में जिन्होंने अप्रूवल किया उसको तो चीफ साहब बुला के पूछ सकते हैं कि ये अप्रूवल सही क्यों नहीं किया भाई, तुमने रोड पे कर दी। तो ना उन लोगों को बुलाया, ना उन लोगों को सजा हुई, ना उन लोगों से पूछा गया, और बिल्डिंग गिर रही है, और बिल्डर को कहा पैसे वापस कर दो। मतलब अब ये नस्ला टावर तो गिरेगा या आप एहतजाज करेंगे कि इसको नहीं गिरने देंगे, और आइंदा क्या हो कि आप अपना एहतजाज ख़त्म करें? नहीं, हम अपना एहतजाज ये रिकॉर्ड करा रहे हैं कि हमें बताया जाए। हमने तो कारोबार बंद किया है नस्ला टावर के लिए नहीं, हम तो एक पॉलिसी चाहते हैं कि एक आदमी हमें बता दे कि अगर कारोबार करना है तो ये एनओसी है, उसके बाद कोई उसमें मदाखलत नहीं होगी, ना किसी इदारों की, ना नैब की, ना आपके एंटी करप्शन की, ना एनजीओज की, ना कोर्ट की। कम से कम उसकी कोई वैल्यू तो हो। जब उन डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है तो हमसे करोड़ों रुपए फीसें लेने के बाद, 2-2 साल इसको फॉलो करने के बाद, 17 एनओसी लेने के बाद हम कैसे कारोबार कर सकते हैं? ये तो मेरे घरों पे लोगों को आप भेज रहे हो कि मेरी बिल्डिंग टूट के मेरे घर से मेरे बच्चों से पैसे मांगने के लोग खड़े हो जाएंगे। वो कारोबार कैसे कर हो सकता है? हम वो कारोबार और नस्ला मुतासरीन से आप लोगों के मुज़ाकरात हुए आबाद के, उनको कोई पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा उनका? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और सेटलमेंट भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा काम नहीं है, ये काम में गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, सब लोग होने चाहिए। ये ऑर्डर उन्होंने कमिश्नर का दिया गया था, कमिश्नर ने गिराना तो शुरू कर दिया, इन लोगों को कंपनसेशन नहीं दी और घर से बाहर निकाल के रख दिया। भाई आप उसको घर से बाहर निकाल रहे हो, कंपनसेशन तो दें उसको पता तो चले कि वो जाएगा कहाँ। वो रोडों पे आ गए बेचारे, किराए के घरों में जा रहे हैं, हमने उनको किराए का कुछ एडजस्टमेंट करा रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि वो बहुत परेशान हैं, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। वो तो रोडों पे ऐसे 5 साल से रह रहे थे बिल्डिंग में यूटिलिटी के साथ, आज वो रोड पे हैं और किरायों के घर में रह रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, रोना। आप सोचें, अगर आप उनका गम देखें तो आपको कसम से ऐसा हमें होगा कि ये हो क्या रहा है, जुल्म क्या है। साहब सईद गनी साहब, कमिश्नर को 2 अहकामात दिए थे। अब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा बार बार कहा जा रहा है कि इसको फौरी तौर पर गिराया जाए, तो गिराने पर अमल दरामद किया जा रहा है, मगर जो ख़ानदान है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है, कोई दोस्तों के यहाँ रह रहा है, कोई किराए पर रह रहा है, बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है। भाई शेखानी साहब भी अदालत में होते हैं, कभी कभी मैं भी होता हूँ। वहाँ जो अदालत का कहना होता है या कमिश्नर साहब से जो वो उनसे करवाना चाहते हैं और जो सूरत हाल वहाँ होती है, मैं कमिश्नर साहब को बिल्कुल भी इसमें जिम्मेदार नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उन लोगों के साथ हो रहा है, जो तकलीफ में वो हैं, एज ए इंसान कमिश्नर को भी तकलीफ हो रही होगी और शायद होनी भी चाहिए, हमें भी है। लेकिन इस सूरत हाल में कमिश्नर के पास कोई चारा नहीं था। जाहिर है कि जो कंपनसेशन की बात की गई है वो अब मैं तो नहीं समझता कि कंपनसेशन इनकी किसी तरह से हो सकती है। लेकिन अगर बिल्डर को भी कहा गया कि पैसे दे, तो बिल्डर मैक्सिमम कितने देगा? भाई जितने में उसने बुक करवाया था वो पैसे दे देगा ना। उस वक्त प्रॉपर्टी की कीमतें क्या थी, आज अगर वो पैसा उनको मिल भी जाता है तो ऐसा घर तो वो नहीं ले सकते, ऐसा अपार्टमेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे शायद बहुत ही कम मालियत का घर इनको मिल सकेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, ये इतना आसान मसला है नहीं कि मैं और आप बैठ के हल कर लें। लेकिन इसमें मजमूई तौर पर थोड़ा सा इदारों को भी, अदालतों को भी, हुकूमतों को भी बैठ के देखना होगा कि इस मुसीबत से निकल कैसे सकते हैं। ये हल बिल्कुल भी नहीं है कि आप तोड़ते जाए बिल्डिंग और लोगों को कंपनसेट करते जाएं, हम पागल हो जाएंगे। हमारे मुल्क के सारे वसाइल इसके अंदर झोंक देंगे तब भी कंपनसेशन पूरी नहीं होगी, इसलिए कि ये जो पैमाना है लोगों का, जो तादाद है, वो बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब की, मोहसिन शेखानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त कराची में आवाम परेशान है, जिनके घर टूट रहे हैं वो परेशान है, जो ले चुके हैं वो परेशान है कि हमारा जो बिल्डिंग में हमने फ्लैट लिया है वो ठीक है या नहीं है, और जो नई बुक कराना चाहते हैं, नया
घर लेना चाहते हैं वो परेशान है कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर ना किया जाए। जो बिल्डर्स हैं वो कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें बताया जाए कि अगर एक कोई वन विंडो ऑपरेशन हो कि यहाँ से अगर आपको अप्रूवल मिल गया है तो ठीक अप्रूवल मिला है। एक अजीब परेशानी की सूरत हाल नजर आती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कोरामपुर में बात करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक को मंजरेआम पर आए 5 दिन हो गए हैं, मगर इस हवाले से अब तक किसी मुतल्लिका इदारे ने तहकीकात का आगाज़ नहीं किया है। और अब भी ये बहस चल रही है कि ये ऑडियो असली है या इसे जोड़ तोड़ कर जालसाजी करके बनाया गया है। मामला जो भी हो, दोनों में से कोई एक बात भी साबित हो गई तो इसके संगीन असरात मुरत्तिब हो सकते हैं, क्योंकि यह मामला अदलिया की आज़ादी और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की साख का है। इसलिए इस मामले की तहकीकात होना और उसका दुरुस्त या गलत साबित होना ज़रूरी है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ना हुकूमत इस हवाले से तहकीकात करना चाहती है, ना नून लीग इसे अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाने के लिए फिलहाल रजामंद नजर आ रही है और चीफ जस्टिस से सू मोटो नोटिस का मुतालबा कर रही है, मगर अब तक कोई नोटिस भी नहीं लिया गया है। इस वक्त दोनों जमातें बयानियों की जंग में मसरूफ हैं। हम मुसलसल सवाल उठाते रहे हैं कि अगर इस ऑडियो लीक की तहकीकात किसी मुतल्लिका और मुस्तनद इदारे से नहीं कराई गई और इस मामले में इबहाम बरकरार रहा तो सियासी जमातें तो बयानियाँ बनाती रहेंगी, मगर इसका नुकसान इदारों की साख को होगा। अहम बात यह है कि जब ये ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई थी तब से तरदीदों और वजाहतों का सिलसिला शुरू हो गया था और तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि ऑडियो असली है या जाली है। ऑडियो के जाली होने से मुताल्लिक इस वक्त ये बहस भी सामने आई है कि ऑडियो में मौजूद कुछ जुमले जू के तू साकिब निसार अपनी तकारीर में इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे कि लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट, आप बिल्कुल जायज़ हैं, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने इससे इत्तफाक किया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ये वो जुमले हैं जिनकी बुनियाद पर ये दावे होते रहे हैं कि ये ऑडियो जाली है, क्योंकि ये दीगर तकारीब में साकिब निसार कह चुके हैं। जब ये तनाज़ा सामने आया तो हमने सवाल उठाया कि क्या वो जुमले जैसे साकिब निसार ने किसी तकरीर में कहे हैं जिसकी वजह से उन पर इल्ज़ाम लग रहा है, और वो जुमले हैं हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियाँ साहिब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहिब को लाना है, कहा है जी कि अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। जियो आर्काइव ने साकिब निसार की तकरीबन 95 से ज़ायद तकारीर का जायज़ा लिया है ताकि देखा जा सके कि वो जुमले जिसकी वजह से साकिब निसार पर नवाज शरीफ के केस में मुदाखलत का इल्ज़ाम लग रहा है, क्या वो जुमले उन्होंने कभी अपनी ऑन रिकॉर्ड तकारीर में इस्तेमाल किए हैं या नहीं। तो जियो आर्काइव की रिसर्च के मुताबिक उन तकारीर में कहीं पर भी साकिब निसार के मुकम्मल तौर पर ये जुमले मौजूद नहीं थे, जहाँ वो मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। जियो आर्काइव की रिसर्च के मुताबिक ये 3 जुमले साकिब निसार ने रिकॉर्ड पर मौजूद अपनी किसी तकरीर में नहीं कहे, यानी ये वाज़ेह हो गया कि जुमलों की हद तक साकिब निसार ने ऑन रिकॉर्ड ये अल्फाज कहीं पर भी नहीं कहे। मगर जब जियो आर्काइव ने 95 से ज़ायद तकारीर का तफसील से जायज़ा लिया तो लफ्ज़ों की हद तक साकिब निसार ने तकरीबन तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कई अल्फाज बार बार भी इस्तेमाल किए हैं जो उनकी ऑडियो लीक में मौजूद हैं, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली, जजमेंट, इदारे, बेटी, मियाँ साहिब, खान साहिब। लेकिन क्या इन लफ्ज़ों को जोड़कर वाकई ऑडियो लीक के जुमले बनाए गए हैं जो फॉरेंसिक कराते वक्त सामने ना आ सके? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, मगर अहम बात यह है कि किसी भी अवामी ओहदेदार की मुख्तलिफ तकारीर का जायज़ा लिया जाए तो मुख्तलिफ अल्फाज वो मुख्तलिफ मकामात पर दोहराते रहते हैं और आपको मिलेंगे भी। तो मुख्तलिफ अल्फाज की मुख्तलिफ तकारीर में मौजूदगी किसी ऑडियो को जाँचने का मुस्तनद तरीक़ा नहीं है। जो मुस्तनद तरीक़ा है वो फॉरेंसिक तहकीकात है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा शोबा है और ऐसी किसी किस्म की भी जालसाजी फौरी तौर पर पकड़ी जा सकती है। तो इस मामले में सवाल उठ रहा है कि अगर हुकूमत इस मामले की आज़ादाना तहकीकात के लिए तैयार नहीं है तो क्या आला अदलिया इसका नोटिस लेकर इसकी आज़ादाना तहकीकात को यकीनी बनाएगी? क्योंकि इस वक्त एक तरफ सहाफ़ी अहमद नूरानी है जो ये ऑडियो लेकर सामने आए हैं और उनका दावा है कि इस ऑडियो की एक मुस्तनद इदारे गैरेट डिस्कवरी से फॉरेंसिक कराई है, जिसके मुताबिक इस ऑडियो को एडिट नहीं किया गया है। और उस इदारे गैरेट डिस्कवरी ने रोज़नामा डॉन से बात करते हुए कहा कि कंपनी के पास कोई वजूहात नहीं थी यकीन करने के लिए कि ये ऑडियो टेप असली नहीं है उस वक्त तक जब तक इसके बरक्स बात साबित नहीं की जाती। कंपनी के मुताबिक जिस शख्स ने हमें ऑडियो दी उसने हमें कहा था कि इसका तयन कराया जाए कि ऑडियो में जालसाजी तो नहीं की गई और इसे तब्दील तो नहीं किया गया, और कंपनी ने यह साबित किया कि इस ऑडियो क्लिप में टेम्परिंग नहीं की गई। मगर साथ ही कंपनी ने मजीद कहा कि अगर आप एक चीज़ को रिकॉर्ड करें और फिर दूसरे डिवाइस का इस्तेमाल करके उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करें तो दूसरी रिकॉर्डिंग मुस्तनद लगेगी। मगर साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि उनके इस बयान को इस क्लिप के मुस्तनद होने या इसे मुस्तरद करने के तौर पर ना लिया जाए। अब एक तरफ कंपनी का ये बयान है तो दूसरी तरफ हुकूमत है जिसका दावा है कि ये ऑडियो जाली है और नून लीग इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यानी ऑडियो की एक फॉरेंसिक जो सहाफ़ी अहमद नूरानी करा चुके हैं, हुकूमत को उस पर एतबार नहीं है, तो ज़रूरी है
कि हुकूमत खुद इस मामले की आज़ादाना फॉरेंसिक तहकीकात कराए, क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि ऑडियो जाली है तो इसका फ़ायदा भी खुद हुकूमत को होगा, इदारों को होगा, और उसका सियासी नुकसान नून लीग को उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस मामले की कोई आज़ादाना तहकीकात होती है या नहीं, अदालत इसका नोटिस लेती है या नहीं, या ये मामला भी दोनों सियासी जमातों के बयानियों की ही नज़र हो जाएगा। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। नैब पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ केसेस बना रहा है, ज़्यादातर अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार करता रहा है, मगर नैब का रवैया हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ रहा है। नैब ने अगर हुकूमत के खिलाफ केसेस बनाए भी तो उनमें कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी, और जो बड़े बड़े स्कैंडल हैं उन पर कुछ नहीं हुआ। कुछ केसेस बंद कर दिए गए, कुछ में मामला नोटिस से आगे नहीं बढ़ सका। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, खुद अदालतों ने नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की। मगर चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का दावा है कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। नैब के लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आज शिकायत दायर करें, वो 48 घंटे में एक्शन लेंगे। ये कहना कि जी नैब जो है वो प्रो गवर्नमेंट है, इससे ज़्यादा जालमाना तनकीद मैं नहीं समझता कि हो सकती है। और जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, आप बताएं आपने आज तक कंप्लेंट कितनी फाइल की, कितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं जिनमें हमने एक्शन नहीं लिया। आज कंप्लेंट फाइल करें, मैं 48 घंटे में उस पर एक्शन लूँगा। मेरे लिए कोई यहाँ मुकद्दस गाय नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब के इस दावे का जायजा लेते हैं, खुद उनके अपने बयानात के तनाजुर में देखते हैं। सुनिए खुद चेयरमैन नैब ने मालम जब्बा केस के बारे में क्या कहा था। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। मालम जब्बा केस के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रहे थे चेयरमैन नैब, और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले मई 2019 में चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी से गुफ्तगू में भी मालम जब्बा केस का हवाला दिया और हुकूमत के मुख्तलिफ केसेस की बात की। और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर अवान का रेफरेंस, सलीम खान और फिरदौस हाशी के अवान के खिलाफ तफ्तीश, और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस के हवाले से चेयरमैन नैब ने कहा कि अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है, अब बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है, मैं सिर्फ परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। ये अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इसके अलावा इस गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर भी बात की और कहा कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, लेकिन खुदा गवाह है हम ये हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, हम ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारे एक कदम से मुल्क में खौफनाक बहरान पैदा हो जाएगा, मुल्क को नुकसान होगा और हम ये नहीं चाहते। बाद में नैब इस गुफ्तगू की तरदीद करती रही, मगर जावेद चौधरी इस गुफ्तगू पर कायम रहे। पहले बात करते हैं मालम जब्बा केस की, जिसके बारे में चेयरमैन नैब ने न सिर्फ रेफरेंस तैयार होने का दावा किया, बल्कि उन्होंने परवेज खटक की गिरफ्तारी की भी बात की। मगर हुआ क्या, 3.5 साल तक नैब तहकीकात करता रहा। फिर रवां साल जुलाई में नैब ने पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म का सहारा लेकर तहकीकात बंद कर दी। हालांकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पेशावर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि मालम जब्बा की मज़कूरा ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े के लिए एक बाकायदा कमेटी 25 जून 2018 के ऑर्डर के तहत कायम की जा चुकी है। इसलिए अदालत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यह हिदायत देती है कि वो फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जमा कराएं। साथ ही अदालत ने कहा कि ये कंपनी अपना कारोबार जारी रखे और नैब इस हवाले से अपनी इंक्वायरी सरकारी अफसरान और दरख्वास्त गुजार को हिरासां किए बगैर जारी रखे। फिर सितंबर में पेशावर हाईकोर्ट ने नैब से बिलियन ट्री सुनामी केस, मालम जब्बा केस और बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ केस की तफसीली रिपोर्ट तलब की और रिमांस दिए कि पिछली किसी समाअत में अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी थी, मगर नैब ने उन हिदायत को केस की तहकीकात मजीद जारी ना रखने के तौर पर ले लिया। यानी अदालत का कहना था कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाए, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मजीद जारी ना रखने की हिदायत की थी, इसलिए केस बंद कर दिया। यानी कहा कुछ गया था और किया कुछ और गया। खुद नैब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ भी केस बनाया, उन्हें तलब भी किया। 2 फरवरी 2018 को हेलीकॉप्टर केस सामने आया। नैब ने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का नाजायज़ इस्तेमाल किया। और फिर वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ केस बंद हो चुका है, यानी खामोशी से केस बंद कर दिया गया। और मई 2019 में जावेद चौधरी से गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने इसी हेलीकॉप्टर केस के हवाले से भी कहा था कि हुकूमत चाहती है कि यह बंद कर दिया जाए। फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद मुल्क में गंदम और चीनी का बहरान आया और बार बार आया, खुद हुकूमत की अपनी कमेटियों में बेजाबगी
और नाअहली की निशानदही की गई। नैब ने फिर अप्रैल 2020 में इस स्कैंडल का नोटिस लिया और तहकीकात का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत के कुछ वज़रा को तलब भी किया, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और आज तक कोई ठोस पेशरफ्त भी नहीं हुई। इसी तरह हुकूमती वजीर खुसरो बख्तियार के केस में भी कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। 2018 के आगाज़ में एहसन आबिद एडवोकेट ने खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब में दरख्वास्त दी, जिसे नैब हेडक्वार्टर ने तस्दीक के लिए मुल्तान दफ्तर भेज दिया। फिर सितंबर 2018 में इल्ज़ामात की तस्दीक के बाद मुल्तान ऑफिस ने नैब हेडक्वार्टर को बताया कि उन्हें काफ़ी मालूमात मिली हैं, इसलिए इंक्वायरी की इजाज़त दी जाए, मगर फौरी इजाज़त ही नहीं दी गई। एक साल से ज़ायद अरसे तक खामोशी के बाद नैब ने जनवरी में खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम जमा बख्त के खिलाफ इल्ज़ामात की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया, मगर इस इजाज़त की वजह लाहौर हाई कोर्ट बनी, क्योंकि शिकायत करने वाले ने नैब की सुस्ती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था। जिसके बाद नैब ने इंक्वायरी की इजाज़त दी, मगर फिर वो इंक्वायरी मुल्तान से लाहौर मुंतकिल कर दी गई। फिर नैब ने मई 2020 में लाहौर हाई कोर्ट में दावा किया कि इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी, मगर अब 1.5 साल हो गया है, इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है। हैरानकुन तौर पर इन 3 सालों में हुकूमती केसेस में कोई ठोस पेशरफ नहीं हुई और मुतादिद केसेस को तो ख़त्म ही कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि आज चेयरमैन नैब तनकीद के जवाब में दावा कर रहे हैं कि नैब का झुकाव हुकूमत की तरफ नहीं है, मगर 2 साल पहले 19 नवंबर 2019 को चेयरमैन नैब ने दावा किया था कि हवाओं का रुख बदल रहा है। हमसे कोई ये तवक्को न रखे कि वो अरबाब इख्तियार की सफ़ में है तो नैब उसकी तरफ से आँखें बंद कर रखेगा। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं तरदीद करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि हवाओं का रुख बदलता है। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हमने पहले उन मुकदमात की तरफ तवज्जो दी जो कि गुज़श्ता 25 साल, 30 साल और 20 साल से मंजर आम पे थे, लेकिन एक्शन बरा नाम था। हमने पहले उन केसेस से इब्तिदा की और उसके बाद अब हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ इस तनकीद और इस शिकायत का भी इजाला हो जाएगा कि जी बज़ाहिर एहतसाब जो है वो एक तरफा नज़र आता है। मगर इस बयान के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद 9 दिसंबर 2019 को चेयरमैन नैब अपने इस बयान से ही पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों हवाओं का रुख बदलने वाला बयान मजबूरी में दिया। पहले 30 से 35 साल तक हुकूमत करने वालों का एहतसाब होगा, फिर 12 से 14 माह वालों का एहतसाब होगा। हमेशा ये कहा जाता रहा नैब का रुख तो एक तरफ है, इसलिए पिछली मरतबा मुझे मजबूरन कहना पड़ा हवाओं का रुख बदलने लगा है और ये आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आप महसूस करेंगे। लेकिन एक तरफ 30-35 साल का दौर, एक तरफ 12-14 महीने का दौर, तो मतलब आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना, कि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो आपको रखना पड़ेगी। चेयरमैन नैब ने कहा कि उन्होंने पहला बयान मजबूरी में दिया था। अब पहला बयान मजबूरी में दिया था या दूसरा बयान मजबूरी में दिया था, हवाओं का रुख तो नहीं बदला, उन्होंने बयान बदल लिया। सिर्फ हुकूमती केसेस ही नहीं, हुकूमती इत्तिहादी को भी इन 3 सालों में रिलीफ मिला। कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी इत्तिहादी काफ लीग है और उनके सीनियर रहनुमा यानी चौधरी बिरादरान एक अरसे तक नैब की तहकीकात का सामना करते रहे थे, मगर हाल ही में जब काफ लीग हुकूमत से नाराज नजर आई तो नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ तमाम केसेस बंद कर दिए। पहले गुज़िश्ता साल सितंबर में नैब ने खुद ही चौधरी बिरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद कर दी, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रही। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आई और काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर आज़म के दौराने में भी शिरकत नहीं की और उसके चंद हफ्ते के बाद 25 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे और काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है। फिर रवां साल जनवरी में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया है। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए और अब चौधरी बिरादरान को नैब से कोई शिकायत नहीं। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, अदलिया भी नैब की जानिबदारी पर सवाल उठा चुकी है। ख्वाजा साद रफीक के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि बड़े पैमाने पर तासुर है कि जो ताकत में होते हैं नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसकी अपनी इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। इस पर बात करने के लिए हमने नैब के तर्जुमान को आज भी बुलाया और कल भी बुलाया। वो पूछते रहे कि सवाल क्या पूछेंगे, तो हमने बताया कि खुसरो बख्तियार केस, मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस, चौधरी बिरादरान के खिलाफ केस और चीनी और गंदम के बहरान पर नैब की तहकीकात पर बात करेंगे। बट प्रोग्राम में तो नहीं आए और इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस और चौधरी बिरादरान के खिलाफ केस का भी जवाब नहीं दिया, मगर कहा कि खुसरो बख्तियार और चीनी बहरान पर इंक्वायरी अब भी
प्रोसेस में है और मालम जब्बा बंद करने की इजाज़त एहतसाब अदालत ने नैब की रिपोर्ट देख कर दी। हमने फिर दरख्वास्त की कि प्रोग्राम में आकर इस पर बात कर लें, तो उन्होंने कहा कि मीडिया इस पर कयास राइयों से गुरेज करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।